नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गुजरात सूरत के अंदर बने हुए आर्मेनिया और डच लोगों की उस सिमेट्री में, जहां पर उन बड़े बड़े व्यापारियों की मृत्यु के बाद में उनको यहीं दफन किया गया और उनकी यादगार के तौर पर यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें आज जो आप ये देख रहे हैं ये पड़ता है दोस्तों डच सिमेट्री। और ये वाला जो स्थान है यहाँ पर कुल मिलाकर 94 इस प्रकार के छोटे बड़े ये जो इमारतें हैं शामिल हैं, जिसमें से 8 बड़ी इमारतें हैं और 8 हैं छोटी इमारतें। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी बड़ी इमारतों की, तो इससे आप उस समय के व्यापारियों के ओहदे का पता लगा सकते हो। जो जितना बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जो जितने बड़े पद पे होता था, उस व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी जो कब्र है वो सबसे बड़ी बनाई जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है सामने वाले इस हिस्से में, 2 मंजिला ये इमारत है जिसमें 2 अलग अलग आपको गुंबद दिखाई देंगे, काफ़ी सारे पिलर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत मकबरों में शामिल है और ये जो मकबरा बना है वो हेनरिक एड्रियान वैन रीडे का मकबरा है। और ये जो मकबरा बना था तकरीबन 1691 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ये शीर्ष अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और इनके मरने के बाद में इनका ये मकबरा यहाँ पर बनाया गया है। ये जो डच कब्रिस्तान है दोस्तों, ये पूरा अंग्रेजी कब्रिस्तान से भी पुराना है और यहाँ पर पहला जो व्यक्ति दफनाया गया था 1642 में मैगडे लेना हेजर्स का है। और यहाँ पर यदि हम इनकी शैली की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको इंडो इस्लामिक यूरोपियन तीनों चारों तरह के जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, ये जब व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, यानी कि हॉलैंड के लोग, फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग, तो ये एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे। तो उस कंपटीशन की वजह से यहाँ पर इन्होंने जब इस पूरे स्थान का चुनाव किया तो उन्होंने यही सोचा कि हम अपने मकबरों की पहचान बाकी के व्यापारियों से अलग देंगे। और यहाँ के जो रिसर्चर हैं, इतिहासकार हैं, वो ये लिखते हैं कि यहाँ इन मकबरों के अंदर जिस शैली का प्रयोग किया गया है वो विदेशी व्यापारियों की समृद्धि और उस समय की जो उनकी पावर थी उसको दर्शा रहा है। इसीलिए इस समय के यहाँ जो मकबरे हमें दिखाई दे रहे हैं ये पूरे 16वीं और 17वीं शताब्दी के मकबरे बने हुए हैं। और दोस्तों आज के वक्त में इनको रिपेयरिंग भी करवाया जा रहा है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी इनके जो मकबरे हैं जो के त्यों हैं, कुछ एक में यहाँ पे टूट फूट हमें देखने को मिल रही है। और ये जो पूरा मकबरा बना है इसकी कुछ खासियत हम देखेंगे दोस्तों। तो इस मकबरे को इतना खास बनाने की वजह थी क्योंकि यहाँ के जो मुख्य व्यक्ति थे जिनका ये मकबरा है वॉन का, उन्होंने सोचा था कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से अपना मकबरा काफ़ी यूनिक और बड़ा बनवाऊंगा। इसलिए उन्होंने इस मकबरे के अंदर लकड़ी का काम भी आपको देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ किया गया दीवारों पे वर्क आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल डच सिमेट्री के अंदर ये वाला जो मकबरा है ये वाला उस विशेष अधिकारी का मकबरा है। और इन्होंने 1691 तक अपना जो पूरा वर्क है वो ईस्ट इंडिया डच कंपनी के अंदर वर्किंग में ये रहे थे, हेनरिक एड्रियान वैन रीड। और इस मकबरे के चारों तरफ हम घूम रहे हैं, खिड़की से अंदर देखेंगे तो हमें इनकी एक कब्र दिखाई देगी और बताते हैं यहाँ पर ऊपर और नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है, जिन रास्तों के अंदर एक तहखाना भी यहाँ पर मालूम हमें होता है। और ओवरऑल मिलाकर यदि हम इस पूरे हिस्से को यहाँ से राउंड लेते हैं तो हम उस समय की काफ़ी बारीक चीज़ों को और वास्तुकला को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी सारे जो मकबरे हैं जो कि आपको कैसी शैली में देखने को मिलेंगे, सामने की तरफ आपको ऊंचे ऊंचे गुंबद देखने को मिलेंगे, स्तंभ देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर ये मकबरे टिके हुए हैं। देखिए बात शुरू करते हैं 1498 में वास्को डिगामा से, जो सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी यात्री थे। उसके बाद में यहाँ पर आर्मेनिया के लोग आए, यानी कि पुर्तगाली आए, फिर यहाँ पर हॉलैंड के लोग आए
यहाँ पर फ्रांस के लोग आए, ब्रिटेन के लोग आए। तो पूरा जो यूरोप था वो व्यापार करने के लिए भारत के सूरत के इस स्थान पर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो 1573 जिस समय अकबर की सत्ता काबिज हो गई थी गुजरात के सुल्तानों को हराने के बाद में, तो ये पूरा जो हिस्सा है वो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। और यहाँ से सूती वस्त्र का जो लेन देन है वो विदेशों तक होने लगा था। इसीलिए इस स्थान को विदेशियों ने भी चूज़ किया और यहाँ पर बंदरगाह बनाए, अपने प्राइवेट यहाँ पर उन्होंने घर बनाए। और ऐसा तक कहा जाता है कि 1573 यानी कि अकबर के शासनकाल में आर्मेनिया के लोगों को स्पेशल निवास स्थल दिया गया था आगरा में। उनके प्राइवेट घर हुआ करते थे सूरत के इस स्थान पर। उनके व्यापार के बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां थी, जो डच की सबसे पहले यहाँ पे कारखाना था वो 1617 में खुला था और जो ब्रिटिशर्स थे उनका कारखाना यहाँ पर 1612 के वक्त में खुला हुआ था। तो दोस्तों ये वक्त शुरू हो गया था व्यापार का और मुगलिया सल्तनत के वक्त में इन व्यापारियों को पूरा साथ दिया गया था। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत होते होते यहाँ पर जो आर्मेनिया के लोग थे उनका प्रभाव कम हुआ और फ्रांस और इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उनका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगा। और अब दोस्तों हम अपने कदमों को जिस भाग पे लेकर जा रहे हैं ना, वो इस पूरे मकबरे से पहले यहाँ पर स्थापित हुआ था। यानी कि अभी जो हम देख रहे हैं ये तो है डच सिमेट्री, लेकिन इनसे पहले जो यहाँ पर लोग आए थे आर्मेनिया से, उन लोगों की जो कब्र है वो यहाँ देखने को हमें मिलेगी। तो इन कब्रों के साथ साथ में आप इनकी लिखावट को यहाँ पर देख सकते हैं, जो वहाँ की भाषा है उसको यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये उस समय के जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी लोग होंगे, जिस पद पर रहे होंगे, उन लोगों की कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये वाला जो पूरा कब्रिस्तान है ये सबसे पहले बना था, इसके बाद में डच वाला, फिर बना था इंग्लिश वाला। और इस पूरे कब्रिस्तान में केवल और केवल आपको जो कब्रें हैं उनके ऊपर लिखी हुई वहाँ की भाषा और डिज़ाइन को देखने का मौका तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष बड़ी इमारत नहीं है। ऐसा बताते हैं कि इस कब्रिस्तान में 1579 के समय में यहाँ पर एक कब्रगाह हुआ करता था और सामने की तरफ जो आपको ये इमारत दिखाई दे रही है यही यहाँ के सबसे शानदार एक सिंगल इमारत है। पूरे इस हिस्से पे एकमात्र ये चैपल बना हुआ है जहाँ पर कई इमारतों के ऊपर तो लिखावट है, कईयों पे लिखावट नहीं है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ की जो सबसे प्रभावशाली आर्मेनियाई फानूस के बेटे की कब्र पाई जाती है जिसकी तिथि 1695 में बताई जाती है। ये नहीं पता कि वो कब्र कौन सी होगी, लेकिन दोस्तों इस पूरे चैपल के अंदर जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि यही जो सबसे बड़ी कब्र है, इसी को देखकर ऐसा हम पता लगा सकते हैं कि यही आर्मेनिया फानूस के बेटे की कब्र होगी ज़रूर। और इसके साथ साथ में यदि हम देखेंगे आसपास के कुछ और कब्रों को, जिसमें हम इसके अंदर के पूरे नज़ारे को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो एक पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर के ऊपर किया गया बारीक काम आप देख सकते हैं और ये पत्थर उस समय के इतिहास को हमारे सामने बताता है। इधर वाले हिस्से में देखेंगे काफ़ी सारे पत्थर लगे हैं, इन पत्थर के ऊपर भी किया गया बहुत बारीक काम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे वो व्यापारी लोग थे जिन्होंने भारत की ज़मीन को चुना था यहाँ पर व्यापार करने के लिए। और भाई देखो ये सब कब्रें हैं, इसलिए हम बच रहे हैं कि हमारे कदम गलती से भी किसी कब्र के ऊपर ना आए। तो मैं थोड़ा साइड से होके चल रहा हूँ भाई। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा जो हिस्सा है ये वाला बना हुआ है आर्मेनिया के लोगों का कब्रिस्तान। तो ये थे यहाँ के सबसे पहले वो व्यापारी जिन्होंने मुग़ल शासनकाल के समय में यहाँ पे व्यापार किया था। और आज के वक्त में काफ़ी सारी जो कब्रें हैं वो अपने खंडर होते हुए हमें दिखाई भी मालूम पड़ रही है। सो दोस्तों समय बीतने के साथ साथ में इन इमारतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ये खंडहर में तब्दील हुई हैं। लेकिन आज हमें मौका मिला कि हम सूरत के अंदर जब आए तो हमें यहाँ के इन व्यापारियों के कब्रिस्तान को काफ़ी नज़दीक से देखने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। और दोस्तों ये पॉइंट है जिसे हम डच और आर्मेनिया कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा कब्रिस्तान जो कि पास में स्थित है उसको भी हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।